तो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, जिसका भी टीचिंग सब्जेक्ट जो एसएसटी है। तो सीटेट का ये जो है पेपर है 2018 का। तो उन सभी के लिए ये पेपर जो है बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से जो है क्वेश्चंस हमारे बनते रहते हैं। तो अपकमिंग एग्ज़ाम जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, या और स्टेट टेट हो गया, या हमारा सुपर टेट हो गया, या फिर आपका जनवरी में अभी सीटेट का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इससे भी पहले जो है मैं 3 या 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ओल्ड क्वेश्चन पेपर का। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थल संधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब जो स्थल संधि है वो क्या है? एक संकरी पट्टी है जो दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है, और वह स्थल संधि कहलाता है। जैसे यहाँ पे पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है। अब यहाँ पे जो जल संधि है, तो जल संधि क्या है? तो जल का एक संकरा भाग जो दो जलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। और यहाँ पे द्वीप है, तो द्वीप क्या है? जलीय भाग से घिरे हुए किसी स्थलीय भूभाग को द्वीप कहा जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो कौन सा महाद्वीप जो है सबसे छोटा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा है, और एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 76 लैक्स 92,024। तो इसका टोटल जो एरिया है वो है 76,92,024 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे जो अन्य महाद्वीप हैं, तो अन्य महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, फिर आता है दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 7वां महाद्वीप, यह आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो कौन कौन से शामिल है यहाँ पे? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। तो देखो यहाँ पे अर्थशास्त्र, तो देखो 6 to 8 तो अर्थशास्त्र भी नहीं आता है और समाजशास्त्र भी नहीं आता है। इतिहास आता है, भूगोल आता है 6 to 8, और 6 से 10 अगर हम देखते हैं तो हमारा आता है इतिहास आता है, भूगोल आता है, राजनीति विज्ञान आता है और अर्थशास्त्र आता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में मूल रूप से जो है इतिहास आती है, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान शामिल किए जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तरीय विषयों का संबंध मुख्य रूप से अनुसंधान एवं शोध से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संबंधों, मुख्य रूप से राजनीतिक विषयों पर व्यापक चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को सामुदायिक मुद्दों व समस्याओं से परिचित कराया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, व्याख्यात्मक शिक्षण। व्याख्यात्मक शिक्षण जो है आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी माना जाता है, और आगमनात्मक अधिगम विधि के अंतर्गत विशेष तथ्यों का घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़े और सही कथन का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 यहाँ पे देख लेते हैं कि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करता। तो यहाँ पे 35 का जो राइट आंसर है इसको देखेंगे कि आलोचना सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विचार को बढ़ावा देती है। तो ये है, ए तो सत्य है लेकिन बी असत्य है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझाने और मूल्यांकन करने में मदद करती है। तो ये नहीं है, बाकी जो है ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुभवजन्य साक्ष्य है। तो अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है ये हमें बताना है 36। तो अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाई से नापे गए आंकड़े या आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े या इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े।
तो यहाँ पे जो है अनुभवजन्य साक्ष्य इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी है। अनुभवजन्य जो है साक्ष्य रिकॉर्ड की गई डेटा के रूप में अवलोकन का प्रयोग के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। वर्णन, अवलोकन, व्याख्या, प्रतिक्रिया, आलेख, लेख, प्रसिद्ध पत्रिका, पुस्तक इत्यादि अनुभवजन्य साक्ष्य के प्रमुख स्रोत हैं और यह सत्य का सत्यापन करती है और एक तर्कवादी दृष्टिकोण से विपरीत माना जाता है। अनुभवजन्य जो है साक्ष्य का एक प्रयोग के परिणाम का पर्याय हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। तो 37 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा भूगोल। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिक्रिया शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, यह है भूगोल। स्थान अब यहाँ पे भूगोल यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिक्रिया विशेषण शिक्षण के लिए जो है उसे भूगोल को सबसे उपयुक्त माना जाता है। 1960 के दशक में भूगोल अध्ययन के क्षेत्र में अनेक प्रासंगिक परिवर्तन हुए। मात्रात्मक क्रांति के ने भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अधिक व्यापक बना दिया है। अब 38 हम देख लेते हैं स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। तो स्थानीय समाचार पत्र से जो है मौसम की जानकारी का संग्रह है तो ये हो जाएगा प्राथमिक। प्राथमिक समाचार पत्र से जो है मौसम की जानकारी का संग्रहण प्राथमिक स्रोत का परिणाम माना जाता है। प्राथमिक स्रोत जो है मुख्यतः स्थानीय स्तर पर विद्यमान साधनों पर आधारित होते हैं जिसे स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त किया जाता है। मौसम का जो प्रतिरूप होता है स्थानीय ही होता है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र के वातावरण की स्थिति ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 समावेशी। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी समावेशी कक्षा में अन्य छात्रों के साथ संयुक्त रूप से अधिगम कर सकते हैं। समावेशी शिक्षण वह विद्या है जिसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्र छात्राओं के मध्य बिना किसी भेदभाव के शिक्षण प्रदान करना समावेशी शिक्षा का परिचायक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया। तो निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है 40 का हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 जीन पियाजे। सब निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत दिया जीन पियाजे। आप सिद्धांत को पढ़ लेते हैं। तो सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों को छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो ये कथन दिया गया जीन पियाजे ने। अब यहाँ पे जो है उन्होंने जो है बाल विकास पर अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जीन पियाजे ने जो है। और ये कहाँ के निवासी थे, ये थे स्विट्जरलैंड के निवासी। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सा मनोविज्ञानी थे। उन्होंने जो है बाल विकास पर एक अनेक महत्वपूर्ण कार्य के बच्चों का निरीक्षण करने की पियाजे में विलक्षण प्रतिभा थी और उनका मानना था कि सभी बच्चे जो है विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन अनुक्रम एक समान नहीं होता है। अतः जो है शिक्षक को पूरी तरह से जो है कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियां की योजना बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो क्या चाहिए एक शिक्षक को। तो 41 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। छात्रों को चर्चाओं और बहस में लगाएं। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कक्षा में सहकारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु एक शिक्षक को चाहे कि सभी छात्रों को किसी विशेष विषय पर व्यापक अध्ययन एवं विश्लेषण करने हेतु उन्हें बहस एवं चर्चाओं में लगाए। और बहस एवं चर्चा अधिगम का वह माध्यम है जिसके माध्यम से न सिर्फ ज्ञान का विस्तार होता है बल्कि व्यक्तिगत रूप से छात्रों का भी कौशल विकास होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है उसे कहते हैं। तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच जो है एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करता है। तो इससे जो है एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर करने का प्रयास करते हैं और धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोगों को विस्तृत करने में आलोचनात्मक सोच प्रासंगिक भूमिका निभाती है। 43 यहाँ पे देख लेते हैं अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर है पौधों और खनिज।
पौधों और खनिज। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो अजंता गुफाओं का निर्माण जो है द्वितीय शताब्दी में किया गया था और यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित शिल्प कार्य के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए। गुफा की दीवारों और छतों पर व्यापक चित्रण किया गया। ये मुख्यतः जो है स्लेट से प्राप्त रंगों से बनाए गए हैं। यहाँ जो है कुल 29 गुफाएं प्राप्त हुई हैं और इन गुफाओं में चैत्य कक्ष का या मठ भगवान बुद्ध की और विहार को समर्पित है। बुद्ध विहार, विहार नहीं विहार, और बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण का कार्य जातक ग्रंथों से लिया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी जा गई थी। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ताड़पत्रों पर। सबसे पुरानी पांडुलिपियां जो है ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। तो जो यहाँ पे सबसे पुरानी पांडुलिपियां जो हैं ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। पुरानी पांडुलिपियों को मूलतः संस्कृत में लिखा जाता था। तमिलनाडु से कुछ महत्वपूर्ण जो है पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश पांडुलिपि ताड़पत्र पर उल्लेखित हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? तो कौन सा अवधि काल सबसे लंबा है ये हमें बताना है। 45 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि पुरापाषाण काल को माना जाता है। इतिहास में पुरापाषाण काल का समय जो है 10 लाख से 10,000 वर्ष तक माना जाता है। मध्यपाषाण काल की अवधि जो है 10,000 से 7,000 वर्ष तथा नवपाषाण काल की अवधि 7,000 ईसा पूर्व से के बाद मानी जाती है। इस प्रकार जो है मानव इतिहास पर का सबसे लंबा अवधि काल जो है पुरापाषाण काल माना जाता है। दिए गए कथनों को पढ़िए और उनका यहाँ पे हमें। तो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन यहाँ पे सही है कौन यहाँ पे गलत है। तो 46 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे ए और बी दोनों सत्य हैं। ए और बी दोनों सत्य हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से बोलन दर्रे के पास पाकिस्तान अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के समीप स्थित छोटा सा कस्बा है। प्राचीन काल से ही मेहरगढ़ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थल केंद्र रहा और मेहरगढ़ से ही प्राचीन काल में खेती और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे अधिक संख्या में मिले हैं? तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। गुजरात राज्य में हड़प्पा नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। गुजरात के बाद हरियाणा नगरों की संख्या सबसे अधिक प्राप्त हुई और राजस्थान में भी हड़प्पा सभ्यता के व्यापक स्रोत प्राप्त हुए। कालीबंगा राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। हड़प्पा कालीन नगर धोलावीरा जैसे बंदरगाह नगर भी कहा जाता था। वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा बड़ा नियोजित शहर था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संस्कृत में। ऋग्वेद जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचा गया था और ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसी दौरान जो है ऋग्वेद की रचना की गई और अन्य तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में संस्कृत भाषा में की गई थी। ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल हैं और ऋग्वेदिक जो है प्रशासनिक व्यवस्था मूलतः कबीलाई थी और ग्राम स्तरीय प्रधान ग्रामीण कहलाता था और इस समय तक जनपद का उल्लेख नहीं मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध के महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो 49 ये थे बिंबिसार। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध महाजनपद पहला शासक बिंबिसार को माना जाता है। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक के रूप में बिंबिसार ने 544 से 592 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। उसने अंग राज्य पर आक्रमण कर उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया एवं अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो 50 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अहिंसा। बुद्ध धम्म संघ है।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं बुद्ध धम्म संघ हैं, और त्रिरत्नों में अहिंसा को शामिल नहीं किया जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार बौद्ध धर्म के त्रिरत्न सृष्टि के विभिन्न चक्रों में विभाजित हैं। इसमें से एक बुद्ध चक्र है तो दूसरा शून्य चक्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो ऑप्शन नंबर 3, विधानसभा के सदस्य या विधायक। विधानसभा के सदस्य या विधायक जो है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मनोनीत सदस्य विशेष क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल किए होते हैं, और विधानसभा के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? ये अपनाया गया था संसदीय और संघीय प्रणाली को भारत शासन द्वारा अपनाया गया था। तो भारत द्वारा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। भारत द्वारा संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो उसे कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, और इसके अंतर्गत जो है निम्न सदन लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का समान रूप से विभाजन किया जाता है, और संघीय प्रणाली के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 84 यानी 84। तो यहाँ पे जो 84 क्षेत्र हैं वो जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो अनुसूचित जातियों के लिए 84 जो संसदीय निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। प्रारंभ में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 79 एवं 41 सीटें आरक्षित थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो 54 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन, तो यहाँ पे जो अस्पृश्यता, तो अस्पृश्यता को अनुच्छेद जो है 17 में यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी यहाँ पे जो है अस्पृश्यता का जो उल्लंघन करेगा तो अनुच्छेद यहाँ पे 17 दिया गया है। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण समानता के अधिकारों का उल्लंघन होता है, और समानता के अधिकारों के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना असंवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 के अंतर्गत समानता से संबंधित बातें कही गई हैं, और इनके तहत किसी भी स्तर पर भेदभावपूर्ण व्यवहार, चाहे वह अस्पृश्यता से संबंधित हो, संबंधित ही क्यों न हो, यह असंवैधानिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ये हमें बताना है। 55, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये है संपत्ति का अधिकार। जो सबसे पहले तो यहाँ पे सभी ये भी संपत्ति का अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार था। जो भी जिस तरह से हमारे अधिकार हैं उसी तरह से संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन इसको बाद में संपत्ति का अधिकार को बाद में हटा दिया गया है। तो संविधान के अनुसार जो है मौलिक अधिकार अब संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो 55 में देख लेते हैं कि जो भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि इसे संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत वैधानिक अधिकार माना जाता है। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? वैधानिक अधिकार है। वर्ष 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग करके वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार अब क्या है? वैधानिक अधिकार है, और ये है अनुच्छेद 300 क में। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो क्या भेदभाव को संदर्भित करती है? 56, तो ऑप्शन नंबर 2, जाति। जाति जो है अस्पृश्यता के आधार पर जाति जो है भेदभाव को संदर्भित करती है। तो यहाँ पे जाति किसी विशेष समुदाय या उप समुदाय या विशेष धर्मों का ऐसा समूह होता है जो सामाजिक स्तर पर जातिवाद का मूल विस्तारवाद गुप्त काल में हुआ। वैदिक काल में कर्मों के आधार पर ही जाति वर्ग का निर्धारण किया जाता था। समाज में जाति को ही अस्पृश्यता का मूल आधार माना जाता है।
57 देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? 57, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। 58 का सॉरी यहाँ पे 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 57। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? 57, तो 57 का ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल। मुख्यमंत्री को राज्यपाल जो है नियुक्त करता है। और यहाँ पे जो है राज्यपाल किसी भी बहुमत प्राप्त दल के नेता को, जिसे सर्वसम्मति से चुना जाता है, मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। यदि किसी भी दल का विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित कर सके। अगला क्वेश्चन नंबर 58, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो कौन नियुक्त करता है? ये ऑप्शन नंबर 3, यह है राष्ट्रपति। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अर्थात जब राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को पद से हटा सकता है। संवैधानिक रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इससे भी पूर्व इससे पद से हटाया जा सकता है। 59, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन नंबर 2 सांसद। तो संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों अर्थात सांसदों द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री का जो पद है, नियुक्त होने वाला व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु निम्न सदन लोकसभा में उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री अपने पद पर तभी तक विराजमान रहता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। 60 यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो 60 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक एवं उपराष्ट्रपति को दूसरा नागरिक कहा जाता है। वही राज्यों के संदर्भ में राज्य के राज्यपाल को राज्य का पहला नागरिक माना जाता है, और राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों संवैधानिक रूप से कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। इन्हें संसद एवं विधानसभा का प्रमुख अंग भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? 61, तो ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल को। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि राज्यपाल जो है राज्यों का राज्यपाल पहला नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 62, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। तो 2014 के बाद है 62 का हमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 15वीं। तो यहाँ पे जो है वर्तमान में 16वीं लोकसभा 2014 के बाद कार्यरत है। इसका समापन मई 2019 को, तो ये जो क्वेश्चन है 2018 का था, तो इसी के अनुसार यहाँ पे बना हुआ है। अब अगला हम देख लेते हैं 63, तो भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो 63 का यहाँ पे राइट आंसर है वर्तमान राष्ट्रपति यहाँ पे कौन है? तो अभी आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से रामनाथ कोविंद। अभी आपको बताना है कि जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो कौन है, कौन सी जात जो जनजाति से वो बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, और ये सभी चीज़ें आपको उनके बारे में बतानी हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो 64 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 64 का राइट आंसर राजनीतिक दलों के नाम। तो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दलों का विशेष महत्व होता है, परंतु भारत के संविधान में राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में सरकारी ढांचा तंत्र, नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार एवं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 64। अगला क्वेश्चन 65, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति। तो संविधान के अनुच्छेद 80(2) एवं चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 ऐसे व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है जो विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल किए हो। राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन में सदस्यों को नामित किए जाने का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और ऐसे सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी तौर पर संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सी राजगोपालाचारी माउंटबेटन के बाद भारत के गवर्नर जनरल भी बने थे। तो भारत के जो है स्वतंत्र भारत के पहले
स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी, और उनसे सी राजगोपालाचारी जी से पहले कौन थे? तो ये थे माउंटबेटन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो वो थे सी राजगोपालाचार्य। 67 का ऑप्शन नंबर 3। सी राजगोपालाचार्य जो है एकमात्र ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन के निधन के बाद इस पर विराजमान हुई, और वे इस पद पर को धारण करने वाले पहले और अंतिम भारतीय थे। गणतंत्र लागू होने के बाद यह स्वतः ही समाप्त हो गया, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 2 बार उपराष्ट्रपति एवं भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। टीटी कृष्णमाचारी संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल थे। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, परंतु इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत में पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। 69 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई थी? 69, तो ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में रियासतों को एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी, और स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी जो पूरी तरह से स्वतंत्र थी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 70 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है यहाँ पे भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कार्य करती है, अर्थात समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्रीय संसद एवं राज्यों की विधानसभा दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं। 71 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है यहाँ पे संविधान सभा मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था, और BN राव द्वारा पेश किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के जो सदस्यों में एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव एवं DP खेतान निधन के बाद TT कृष्णमाचारी शामिल थे। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो 72 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मुर्शीद कुली खान। 18वीं सदी में जो है मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, और मुर्शीद कुली खान का उत्तराधिकारी अली वर्दी खान था, जिसके नेतृत्व में बंगाल का एक शक्तिशाली राज्य बन गया। 73 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन जो है ब्लर हो रखे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए। अगला जो 73 का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग 18वीं सदी में यहाँ पे 73, तो 1857 से 1858 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। किस गवर्नर जनरल में घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है वर्ष 1848 से 1854 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था और घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु ब्रिटिश शासक की आवश्यकता थी। अवध प्रांत के ब्रिटिश राज्य में विलय के समय यहाँ के नवाब वजीद अली शाह थे। अगला क्वेश्चन 75, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो 75 यहाँ पे है खुद को पेशवा कहा था, तो ये ऑप्शन नंबर 4 नाना साहेब। कुछ 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। कानपुर के शासक जो थे नाना साहेब ने स्वयं को पेशवा के रूप में पेश किया था। उन्होंने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नाना साहेब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को पेशवा के रूप में प्रस्तुत किया। 76, कारखाने
कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? तो कारखाने के विषय में सबसे उपयोगी विधि होगी ऑप्शन नंबर 2, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। कारखाने के संदर्भ में जो है उपयोगी विधि प्रयोग ये है कि वहाँ की जो है यात्रा कराई जाए और इसे एक व्यवहारिक ज्ञान की भी संज्ञा दी जाती है। एडुसेट, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? तो एडुसेट क्या है? ऑप्शन नंबर 3, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो एडुसेट जो है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। इस उपग्रह को सितंबर 2004 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था और इस उपग्रह को इसरो द्वारा निर्मित किया गया। इस कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया और इससे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता मिली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कबीर। पंचवाणी और बीजक में कबीर दास के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। कबीर की रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन के को गहरे भाग हैं। साखी, शबद, पद व रमेनी और शबद पूरी तरह से संगीतात्मक रूप से विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 79, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कीर्ति है? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रकूट काल। तो एलोरा की गुफा की भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दर्शाया गया है राष्ट्रकूट काल की कीर्ति है। यहाँ 34 गुफाएं हैं और इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हैं। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं और 17 हिंदू गुफाएं एवं 5 जैन मंदिर गुफाएं स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो कौन सा ऐसा उपनिषद है जो आस्था रखता है उपनिषद में? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है उपनिषद में आस्था रखता है। तो 1 मई 1897 को कोलकाता के समीप बेलूर में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन उपनिषद में आस्था रखता था। यह संगठन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपने मोक्ष एवं संसार के हित के लिए वाक्य उपनिषद से अंगीकृत है, जो इस संगठन का ध्येय वाक्य भी है। क्वेश्चन नंबर 81, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वात दिग्दर्शी का प्रयोग तो ये मापने के लिए किया जाता है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल जो है सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 वायु दिशा। तो वात दिग्दर्शी का प्रयोग मुख्यतः जो है वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। इसमें जो है वायु दिशाओं को सरल रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। शांत पवन के दिनों को मध्य में लिखा जाता है और इसके माध्यम से पवन की दिशाओं को आसानी से मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 82, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो 82 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बाह्य वायुमंडल। तो बाह्य वायुमंडल की जो परत है रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है और तापमंडल या बाह्य वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, आयन मंडल हो गया और आयतन मंडल हो गया। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम से आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। तो यहाँ पे जो है 83 का हमें राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है आंतरिक रोड, बाहरी क्रोड और मेंटल प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आंतरिक क्रोड, जो आंतरिक क्रोड है, बाहरी क्रोड और मेंटल एवं प्रॉपर्टी मुख्य रूप से जो है आंतरिक से बाह्यतम परत का क्रम है। आंतरिक क्रोड 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई में और बाह्य क्रोड जो है 2900 से 5150 किलोमीटर की गहराई में और निचली मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई में और ऊपरी मेंटल जो है 200 से 700 किलोमीटर की गहराई में तथा ऊपरी क्रस्ट भाग 0 से 30 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3। सबसे पहले आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड और मेंटल प्रॉपर्टी। नीचे दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए यह क्या दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है ये हमें बताना है 84। तो 84 जो है ऑप्शन नंबर 3 लघु ज्वार भाटा को यह दर्शाता है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को जो है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते हैं और परिणाम स्वरूप सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारोत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं।
इस कारण जो है सामान्य ज्वार भाटा से भी नीचे लघु ज्वार भाटा आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विसर्प। जब नदी पर्वतीय भागों से निकलकर समतल मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो समतल भूखंड के कारण नदियां सामान्यतः मोड़ बनाकर प्रभावित होने लगती हैं और मोड़युक्त प्रभावित नदी को विसर्प या मियांडर कहा जाता है। 86 है, अधिकांश क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। तो 86 है यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वायु मार्ग। तो जो भी यहाँ पे जब भी कोई भी यहाँ पे आपदा आती है तो आपदा में जो है सबसे बेहद उपयोगी साधन है वायु मार्ग। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। 87 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जनसांख्यिकी। तो अधिकांश यहाँ पे जो है अधिकांश जो दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के 87 भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है जनसांख्यिकी कहलाती है। और जनसांख्यिकी में जो है जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वितरण, लिंगानुपात, जन्म दर, मृत्यु दर, जनघनत्व, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी में जो है प्रवास से संबंधित विषयों की भी चर्चा की जाती है, क्योंकि प्रवास जो है जनसंख्या वितरण एवं जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करता है। तो 87 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन दिया गया है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो क्या 88 का हमें राइट आंसर बताना है। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, जबकि गुजरात भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। दोनों राज्यों के मध्य जो है अधिक देशांतरीय अंतर होने के कारण सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले ही अस्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो कौन गैर परंपरागत स्रोत है ये हमें बताना है। तो निम्नलिखित में से तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 का है। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत स्रोत है। तो सौर ऊर्जा तो गैर परंपरागत ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। पवन, सागरीय तरंग, लहर, ज्वार भी गैर परंपरागत ऊर्जा के मुख्य प्रमुख स्रोत हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां सूर्य की किरणें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, वहां सौर ऊर्जा द्वारा ऊर्जा उत्पादित करने की संभावना अधिक होती है। प्राकृतिक गैस, कोयला एवं ईंधन को परंपरागत ऊर्जा के स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों से मछली का प्रजनन कहलाता है। तो क्या कहलाता है क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 का हमें राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर 3 पीसी कल्चर। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन पीसी कल्चर कहलाता है। तो पीसी कल्चर जो है जलीय कृषि या मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके अंतर्गत विभिन्न टैंकों और तालाबों में व्यापारिक उद्देश्यों के साथ मछली का प्रजनन किया जाता है। विटीकल्चर का संबंध अंगूरों की खेती से है और हॉर्टिकल्चर उद्यान एवं फल सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर का विटीकल्चर हो गया अंगूरों की खेती, हॉर्टिकल्चर हो गया उद्यान या फल सब्जी, और सेरीकल्चर जो है सेरीकल्चर जो है रेशम कीट का पालन व्यवसायिक स्तर पर किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी हमने जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 90 क्वेश्चन यानी 30 से और 90 तक के क्वेश्चन के टोटल क्वेश्चन जो थे 60 थे। तो एसएसटी में जो हमारे 60 क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैसे हमने क्वेश्चन तो 60 क्वेश्चन के, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस को लेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन बने हैं 100 प्लस हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस बने हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस जो है थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और चैनल जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना। जो भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।